नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज की दूसरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बनी भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। आज के पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर है सांथागार। शाक्य गणतंत्र के अंतर्गत सभा स्थल जो होता था, उस सभा स्थल में जिस स्थान पर लोग राजा से भेंट करने के लिए आते थे उसे सांथागार के नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की अगर बात करें तो यह बहुत सारे जनपदों में विभाजित था और इन जनपदों में 16 जनपदों को महाजनपद का दर्जा प्राप्त था। ये आप ध्यान रखिएगा कि जनपद तो बहुत सारे थे, यहाँ पर जनपद का मतलब है क्षेत्र या राज्य। बहुत सारे राज्य थे लेकिन इन राज्यों में केवल 16 ही राज्य थे जिन्हें महाजनपद का दर्जा प्रदान किया गया था। इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये एक पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में लिस्टिंग की गई है। इन 16 महाजनपदों में जो कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद थे वो थे मगध, कोसल, काशी, अवंती, मत्स्य, पांचाल, कुरु, गांधार, काम्बोज, इसके साथ साथ अंग, ये सब 16 महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे जनपद भी हुआ करते थे। इन जनपदों में जो एक इंपॉर्टेंट जनपद था वो था शाक्य जनपद। शाक्य जनपद कोसल महाजनपद के उत्तर में आज के नेपाल और भारत की सीमा पर अवस्थित था। इस जनपद के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी तो ये एक गण राज्य था, यानी यहाँ का जो मुखिया होता था उसे लोगों के द्वारा चुना जाता था। यानी यहाँ राजा नहीं होता था, यानी राजा का बेटा राजा, ऐसा प्रचलन यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर राजा को लोगों के द्वारा चुना जाता था शाक्य गणराज्य में। और ये जो शाक्य गणराज्य था इसके मुखिया हुआ करते थे गौतम बुद्ध के पिताजी। गौतम बुद्ध का ये राज्य था, जो ये जनपद था ये गौतम बुद्ध का जनपद था और इसकी राजधानी हुआ करती थी कपिलवस्तु। ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो शाक्य गणराज्य की जो राजधानी थी कपिलवस्तु थी और इसी शाक्य गणराज्य में एक स्थान था लुम्बिनी। लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जन्म भी हुआ था। दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनाज की उपज प्रथम बार किस काल में प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार अनाज उगाना सीखा था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो मानव प्री हिस्ट्री है यानी प्रागैतिहासिक काल, तो इस काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है जिसे आप SBI कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर S का मतलब है स्टोन एज यानी पाषाण काल, B का मतलब है ब्रोंज एज यानी कांस्य काल और I का मतलब है आयरन एज यानी लौह युग। इन 3 वर्गों में मानव प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री को विभाजित किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो ये स्टोन एज है, इस स्टोन एज को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो पहला है उसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, दूसरे को मेसोलिथिक एज कहा जाता है और तीसरे को नियोलिथिक एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक का मतलब हो गया पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक का मतलब हो गया मध्य पाषाण काल और एन यानी नियोलिथिक का मतलब हो गया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बहुत ही क्रांतिकारी काल था। इस दौरान मानव ने अनाज उगाना सीखा, घरों में रहना सीखा, आग के प्रयोग को सीखा। आग के बारे में हालांकि उसे जानकारी मेसोलिथिक काल में ही हो गई थी, लेकिन उसके उपयोग की जानकारी नियोलिथिक काल में ही हुई। उसके साथ ही साथ चक्के का आविष्कार इसी काल में हुआ, बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार इसी काल में हुआ। तो सब कुछ नवपाषाण युग में हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि मानव प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहास को 3 भागों में विभाजन जो किया था ये C.J. थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि किसने मानव इतिहास को स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज में विभाजित किया। इसके साथ ही साथ अगर ये कभी पूछे कि स्टोन एज का विभाजन पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में किसने किया, तो उसके लिए लुब्बॉक का नाम आप लोग याद रखिएगा। लुब्बॉक के द्वारा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तीसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र
किस शासक की सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के दरबार से हेमचंद का संबंध था, ये आप याद रखिएगा। हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे जो कि 12वीं शताब्दी में थे। हेमचंद्र को गुजराती भाषा के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुजराती भाषा के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जैन विद्वान हेमचंद्र हैं और ये कवि, लेक्सिकोग्राफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, संत, दार्शनिक सब कुछ थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है 12वीं शताब्दी की, याद रखिएगा हेमचंद्र के बारे में। यहीं पर जयसिंह की अगर बात करें तो जयसिंह सिद्धराज ये गुजरात के चालुक्य शासक थे, ये याद रखिएगा। गुजरात के जो चालुक्य शासक थे इन्हें हम सोलंकी शासक के नाम से भी जानते हैं, सोलंकी राजवंश के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और इनकी राजधानी पाटन हुआ करती थी। पाटन जो कि आज की अहिलवाड़ है उसे ही कभी पाटन कहा जाता था। यहाँ आप इस मैप में देख सकते हैं कि गुजरात के चालुक्य शासकों का जो क्षेत्र था वो गुजरात के साथ ही साथ उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो पूछा जा रहा है कि आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? तो इसका उत्तर है शाहजहां। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी मोती मस्जिद की बात होती है तो ये दो जगह है, एक आगरा के किला में जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया और एक दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद है। इस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। तो ये दो मोती मस्जिद काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछा गया है कि लाल किले में अवस्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये औरंगजेब ने करवाया। और आगरा के किले में निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये शाहजहां ने कराया। इसके बाद छठे पॉइंट की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि यमन राजदूतों में किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो ये हेलियोडोरस है। हेलियोडोरस का एक बेस नगर स्तंभ है जो कि विदिशा के पास अवस्थित है। इसी स्तंभ लेख से यवन राजदूत हेलियोडोरस के भागवत की उपाधि धारण करने के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और ये जो विदिशा का हेलियोडोरस का स्तंभ है ये मौर्य काल से संबंधित है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि हमें हेलियोडोरस से याद रखना है। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये सब प्राचीन नाटककार हैं, ये याद रखिएगा। भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर ये सभी क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि ये सब लोग नाटककार हैं, इनके द्वारा नाटकों का निर्माण किया गया है। आठवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक के राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो इसका उत्तर है अकबर। यहां से ध्यान रखिएगा कि योग वशिष्ठ एक पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में है। इस पुस्तक को संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। किसके द्वारा? निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा। और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो योग वशिष्ठ से संबंधित इतने फैक्ट एंड फिगर आपको याद रखना है। अकबर कालीन पुस्तकों की जब भी बात होगी तो योग वशिष्ठ काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका अनुवाद किसने किया फारसी में? निजामुद्दीन पानीपति ने। 9वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो इसका उत्तर है राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय को युद्ध भूमि में ही राजा घोषित किया गया था। इस मैप में देख लेते हैं कि चोल साम्राज्य कहां पर फैला हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का क्षेत्र है श्रीलंका तक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र चोल साम्राज्य की मुख्य भूमि के अंतर्गत आता था। जबकि ये आप जो पिंक कलर के क्षेत्र देख रहे हैं ये चोल इन्फ्लुएंस को दिखलाता है। यहाँ के शासक चोलों के प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे और इन्हें कर अदा करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चोल अंपायर था काफी बड़ा था। ये भारत की मुख्य भूमि से निकलकर म्यांमार, इंडोनेशिया और यहाँ सब आप देख सकते हैं सभी जगह विस्तृत था। इनके पास एक बहुत ही अच्छी नेवी थी। चोलों के पास बहुत ही अच्छी नेवी थी, तो ये याद रखिएगा। और ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में ये लोग काफी सक्रिय थे। और 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्जनपुर। दुर्जनपुर कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा के पास में अवस्थित है। और यहाँ से गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। तो दुर्जनपुर का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।